की बारिश होने लगती है। समुद्र की गहराइयों में से बाहर निकल आते हैं अजीब क्रिएचर्स जो इंसानों को धमकी देते हैं कि अगर 5 साल के अंदर समंदर और नदियां साफ नहीं हुई तो वो इंसानों का सफाया कर देंगे। तो आखिर इसके बाद क्या होगा? क्या इंसान खुद को इन क्रिएचर से बचा पाएंगे? क्या वो ये जंग जीत पाएंगे? जानेंगे आज की कहानी में, जिस सीरीज का नाम है द वॉर बिटवीन द लैंड एंड द सी। कहानी की शुरुआत में हम कुछ मछुआरों को देखते हैं जो समुद्र के बीच मछली पकड़ने आए होते हैं। एक आदमी पानी पीकर प्लास्टिक की बोतल समुद्र में फेंक देता है। वो ढेर सारी मछलियां पकड़ते हैं। तभी अचानक उन्हें एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है। उसी वक्त बड़ी सी मछली की जाली में कुछ हिलने लगता है। एक क्रिएचर जोर से चिल्लाता है और वो मछुआरा उसे गोली मार देता है। उसके बाद कहानी शहर में आती है। हम बार्कले नाम के आदमी को देखते हैं जिसे आधी रात में हेडक्वार्टर से कॉल आता है। वो घबरा जाता है और अपनी बेटी कर्बी को बताता है कि उन्हें निकलना होगा। वो कहता है कि स्कॉटलैंड में ऑयल स्पिल की खबर आई है और वहां उसकी जरूरत है, इसलिए उन्हें निकलना होगा। वो कर्बी से भी जल्दी तैयार होने को बोलता है ताकि वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्कले को लेने के लिए एक गाड़ी आती है जिसमें एक सोल्जर होती है। उसका नाम है हैना। बार्कले बोलता है कर्बी को उसकी माँ के घर छोड़ना है। हैना बोलती है कि वो टैक्सी से भी तो जा सकती है, लेकिन बार्कले आधी रात में अपनी बेटी को टैक्सी से जाने नहीं देना चाहता। इसके बाद वो लोग गाड़ी से निकलते हैं। रास्ते में कर्बी पूछती है कि आखिर सोल्जर्स यहाँ क्यों आए हैं। बार्कले बताता है कि ऑयल स्पिल हुआ है इसीलिए। इसके बाद वो कर्बी को उसकी माँ मतलब के अपनी पत्नी बारबरा के घर छोड़ देता है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस पार्टी कर रही थी। बार्कले वापस गाड़ी में आकर बैठता है तो सार्जेंट हाना उसे बताती है कि बार्कले ने डॉक्टर रॉजर को रिप्लेस कर दिया है। रॉजर फिलहाल स्कॉटलैंड में एक मिशन पर गया हुआ है, इसलिए बार्कले यहाँ उसका रिप्लेसमेंट है। इसके बाद वो सभी लोग एक प्लेन के पास पहुंचते हैं जहाँ उन्हें जनरल ऑस्टिन मिलता है। जनरल बार्कले को कुछ कागजात पढ़ने के लिए देते हैं। सब लोग प्लेन में चढ़ते हैं और बार्कले की मुलाकात पिप नाम के सोल्जर से होती है। जनरल बताते हैं कि वो सभी ड्रैगोनेरा नाम के आइलैंड पर जा रहे हैं। वहाँ एक विलेज है कैला एस्कॉन्डिडा जो उनका प्राइम लोकेशन है। प्लेन टेक ऑफ करता है और सभी लोग अपने मिशन के बारे में टैबलेट पर पढ़ने लगते हैं, लेकिन बार्कले एक्सेस नहीं कर पाता। पिप अपने टैबलेट में दिखाता है कि वहाँ उसी क्रिएचर का वीडियो था। थोड़ी देर बाद बार्कले पिप को बताता है कि 2020 में भी वो रॉजर को रिप्लेस कर चुका था जब उसकी वाइफ को बच्चा हुआ था। वो कहता है कि ये बस एक बार हुआ था और बार्कले को रॉजर की जगह ऑफिशियली रजिस्टर कर दिया गया। वो आगे कहता है कि हर बार उसे ही रॉजर का रिप्लेसमेंट बना दिया जाता है। वो बस ग्रेड 10 का है, मतलब सिर्फ कॉल रिसीव करता है, टिकट बुक करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। पिप कहता है तो फिर सोच लेना कि मैंने तुम्हें कुछ दिखाया ही नहीं। आखिर में वो सभी लोग आइलैंड तक पहुंचते हैं। वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना होता है। उन्हें बताया जाता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। गांव पहुंचकर उन्हें जानकारी मिलती है कि गांव को खाली करा दिया गया है। लास्ट में वो सभी लोग अपने बेस तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें डिकॉन्टेमिनेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद अंदर आकर वो सभी लोग एक मरे हुए भयानक क्रिएचर को देखते हैं। कर्नल तारिक जनरल को बताता है कि मछुआरों ने इसे मार दिया। मछुआरों ने सोचा कि इन्हें इसके बदले बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। शायद ये समुद्र की गहराइयों से आया है। ऑनलाइन देखा तो लगा फेक है, लेकिन सच में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। जनरल इसका नाम रखता है होमो एक्वा। साइंटिस्ट बताती है कि इनका करेक्ट नेम है होमो स्पॉन्डिल इरेक्टस। जनरल पूछता है कि इसके सेक्स के बारे में क्या पता चला। मिंसो बताती है कि इस क्रिएचर में मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स मिले हैं। यहाँ तक कि इस क्रिएचर के गले में एक मोती भी मिला है जिसमें 60% एरागोनाइट और 40% कैल्साइट है। जनरल आगे बताते हैं कि उन्हें पहले भी ऐसा क्रिएचर मिला था और उन्हें ऐसी मोती हमेशा मिलती है, लेकिन इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जनरल मिंसो से कहते हैं कि इन लोगों के बारे में और जानकारी निकाली जाए। ये मोती इनके गले के नीचे स्किन के अंदर गड़ी हुई होती है। जनरल को लगता है कि ये मोती जरूर इनके जन्म के समय लगाई जाती होगी। मिंसो कहती है कि पिछले 2000 सालों से मोती ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद वो लोग डीप स्कैन के लिए आगे बढ़ते हैं। बार्कले जब अकेला होता है तो वो आगे बढ़कर उस क्रिएचर को देखता है और घबरा कर उसके लिए प्रे करता है। जब सब बाहर बैठे होते हैं तो जनरल कहने लगते हैं कि आखिर होमो एक्वा यहाँ कर क्या रहे थे। मेडिटेरेनियन में तो पानी ज्यादा गहरा भी नहीं है। तारीख बताता है कि जनवरी 2020 में एक अंडर वाटर एवरलॉन्च आया था। सब कुछ समंदर के अंदर हुआ था। ऐसा लगता है कि ये एवरलॉन्च इन्हीं लोगों के वजह से हुआ था, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन केबल्स खराब हो गए थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। जनरल कहते हैं कि ये मॉन्स्टर्स जाग रहे हैं। इस दुनिया में 2/3 पानी है और हो सकता है कि जंग भी शुरू हो जाए। इसके बाद वो लोग एक डिवाइस से तेज ट्रांसलेशन पल्स छोड़ते हैं ताकि होमो एक्वा को इंसानों का मैसेज मिल जाए। अब शाम हो जाती और सभी लोग अपने कैंप
कैंप में आ जाते हैं। बार्कले फोन इस्तेमाल करना चाहता है लेकिन उसे कॉल करने की परमिशन नहीं मिलती। इसके बाद सब लोग सो जाते हैं। बार्कले देखता है कि उसकी पत्नी का मैसेज आया था जिसमें वो कहती है कि उससे बात करना है। वो लिखती है कि तुम्हारी जॉब इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुरंत कॉल करो। लेकिन उसे कॉल करने की तो परमिशन मिली नहीं थी। पिप और एक सोल्जर निगरानी के लिए बैठे होते हैं। तभी अचानक वो नोटिस करते हैं कि जमीन दलदल बन चुकी है। वो लड़की नीचे डूबने लगती है। पिप उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की अंदर चली जाती है। पिप रेडियो से खबर देता है, फिर वो भी अंदर डूब जाता है। फिर एक दूसरा होमो एक्वा उस मरे हुए क्रिएचर को लेकर चला जाता है। सायरन बजने लगती है और सभी सोल्जर्स भागते हुए उस जगह पहुंचते हैं। कैप्टन जनरल को बता देता है कि मॉन्स्टर जा चुका है। जब सब उस कमरे तक आते हैं तो वहां सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। 2 सोल्जर्स गायब हो चुके होते हैं और मॉन्स्टर्स भी। बार्कले अंदर गड़ी हुई चेयर निकालता है। जनरल पिप और उस लड़की एब्डला को रेडियो करता है और कहता है जहां भी हो रिपोर्ट करो। तभी उन्हें रेडियो से आवाज आती है जो कि जमीन के अंदर दफन होती है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें अंदर एक हाथ दिखाई देता है जो पिप का होता है। ये सब देखकर बार्कले अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसने पहले कभी किसी की मौत नहीं देखी थी और पिप तो बस 28 साल का था। वो सबको बताता है कि वो तो रिप्लेसमेंट भी नहीं है, वो बस एक क्लर्क है। वो यहाँ बाय मिस्टेक आ गया और उसे यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। जनरल हल्की मुस्कान के साथ कहता है ऐसे ही हिस्ट्री बनती है, सिर्फ एक गलती से। वैसे भी प्रोटोकॉल यही कहता है कि ऐसे मुश्किल वक्त में सिविलियंस को भी सोल्जर्स के साथ खड़े रहना चाहिए। इसीलिए ऐसा मत सोचो कि तुम यहाँ गलती से आए हो, तुम्हारा यहाँ स्वागत है ना। ताना मारते हुए कहती है कि इतनी डिग्री लेकर, इतनी ट्रेनिंग लेकर मैं यहाँ पहुंची हूँ और बार्कले यहाँ गलती से आ गया। बार्कले कहता है कि वो तो बस डॉक्टर रॉजर से एक बार मिला था। हैना पूछती है वो कैसे थे। बार्कले कहता है वो मोमेंट मैं कभी भूल नहीं सकता। बार्कले पूछता है वो क्रिएचर आखिर था क्या। हैना बताती है कि उनकी टीम यानी यूनिट, जिसका पूरा नाम यूनिफाइड इंटेलिजेंस टास्क फोर्स है, एलियन लाइफ फॉर्म से डील करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन जो क्रिएचर उन्हें मिला वो एलियन नहीं था, वो हमारी अर्थ से ही था। बहुत साल पहले वो हाइबरनेशन में चले गए थे। जब से पृथ्वी बनी थी तब से ही वो अंदर सील हो गए। पहले हमें इनके कुछ प्रूफ मिले थे लेकिन उन्हें छुपा दिया गया था। वो इस दुनिया में सबसे पहले आए, इसीलिए ये पृथ्वी उनकी है, हम तो बाद में आए हैं। लेकिन अगर वो मरे नहीं हैं तो सवाल यह है कि अगर वो इस पृथ्वी को वापस पाना चाहें तो क्या होगा। तभी उन्हें एक और होमो एक्वा की खबर मिलती है। सब लोग बंदूक लेकर अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। बार्कले दूरबीन से उस क्रिएचर को देखता है जो ठीक उनके सामने ही खड़ा था। जनरल हथियार नीचे रखने को बोलता है। क्रिएचर आवाज करता है और वो लोग उसकी आवाज को एनालाइज करते हैं। उसी होमो एक्वा की आवाज में सोल्जर्स अपनी बात कहते हैं। जनरल खुद को इंट्रोड्यूस करता है और आगे बताता है कि वो एक टास्क फोर्स से आए हैं और यहाँ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग कर सकते हैं। होमो एक्वा उनकी बात समझता है और बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने हम पर हमला किया। जनरल कहते हैं और तुमने हमारे 2 लोगों को मारा, इसलिए अब तुम्हें रुकना पड़ेगा। क्रिएचर कहता है ठीक है। जनरल आगे कहता है कि वो दोस्त बनना चाहते हैं ताकि लैंड और सी के बीच दुश्मनी ना हो। क्रिएचर मान जाता है लेकिन फिर वो आगे बोलता है कि वो कुछ बातों से सहमत नहीं है। तभी वहाँ बहुत सारे होमो एक्वा आ जाते हैं। जनरल कहता है कि उन्हें बस शांति चाहिए। क्रिएचर कहता है ठीक है। अंदर से टीम कहती है कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही नहीं बैठ रहा, उन्होंने क्या बोला रिपीट कर सकते हैं। जनरल क्रिएचर से रिपीट करने को बोलता है तो होमो एक्वा बताता है कि वो इस वक्त पूरी दुनिया से बात कर रहे हैं, सबको कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक उनके फोन पर इमरजेंसी ओवरराइड का अलर्ट आता है। मतलब साफ है कि होमो एक्वा सिर्फ यहाँ नजर नहीं आ रहे बल्कि पूरी दुनिया में अपने होने का प्रूफ दे रहे हैं। न्यूज में बताया जाता है कि जो स्पीशीज पृथ्वी पर हमसे पहले आई थी वो जाग चुकी है। अमेरिका कोऑपरेशन चाहता है जिसे नाम दिया गया है H2O डिप्लोमेसी। इंपीरियल हाउस में होमो एक्वा के साथ मीटिंग की तैयारी की जा रही होती है और उनके क्रिएचर्स के आने के लिए एक रास्ता तैयार किया जा रहा था ताकि वो सीधे पानी से बिल्डिंग के अंदर आ सकें। बारबरा यानी बार्कले की पत्नी चाहती है कि बार्कले उनके साथ थोड़ा वक्त बिताए लेकिन बार्कले पूरे महीने बिजी रहेगा। बारबरा ताना मारती है कि तुम्हें अपनी बेकार सी जॉब में मन कैसे लगता है। बार्कले कहता है कि उसे प्रमोट कर दिया गया है। बारबरा की बेटी पहले की तरह आजकल बहुत ज्यादा टीवी देख रही थी क्रिएचर्स की वजह से। कर्बी कहती है कि उनका नाम होमो एक्वा है। बारबरा हंसती है। कर्बी कहती है हंसो मत, होमो का मतलब हमेशा गे नहीं होता। इसके बाद बार्कले पूरी यूनिट टास्क फोर्स और देश के बड़े बड़े लीडर्स इंपीरियल हाउस पहुंचते हैं होमो एक्वा के साथ होने वाली मीटिंग के लिए। वहां वो यूनिट टास्क फोर्स की कमांडर इन चीफ केट को भी हम देखते हैं। कुछ समय बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। करीब 195 कंट्रीज इस मीटिंग से जुड़ते हैं। सब कुछ अंडर कंट्रोल होता है। बिल्डिंग के सामने मीडिया का ड्रोन उड़ रहा था जिसे तुरंत गोली मारकर गिरा दिया जाता है। बार्कले
बार्कले घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर वो कैप्चर हो गया होगा तो उसके फैमिली को पता चल जाएगा कि वो यहाँ है। तभी वहाँ असली रॉजर आता है। वो चिल्लाने लगता है कि बार्कले के वजह से उसे यहाँ रहने की परमिशन नहीं मिली। इसके बाद वाटरवे से अंदर बनी बहुत बड़ी टैंक में पानी भरा जाता है, लेकिन ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वाटरवे फटने लगता है, मगर आखिर में सब कुछ अंडर कंट्रोल होता है। इसके बाद वाटरवे का गेट खोला जाता है। कुछ वाटर लाइफ फॉर्म्स अंदर आने लगते हैं, जिनमें टोटल 3 तरह की स्पीशीज होती है। 4 होमो एक्वा अंदर आते हैं और फिर 2 मछली जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स आते हैं, जिन्हें पाइसीमॉर्फा ग्रैंडिस कहा जाता है। तीसरा लाइफ फॉर्म जो सिर्फ एक ही होता है वो भी अंदर आता है। इब्राहिम कहता है हमें नहीं पता ये स्पीशीज कैसी होगी। केट कहती है भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके बाद एयरलॉक के जरिए पानी बाहर निकाला जाता है। बार्कले उस तीसरे लाइफ फॉर्म को देखता है जिसका चेहरा ह्यूमन की तरह होता है। आखिर में वो सभी लोग टैंक से बाहर निकलते हैं। उस तीसरी स्पीशीज को होमोमॉर्फा सैपियंस या फिर होमो एम्फीबियन कहा जाता है। खैर ट्रांसलेशन टीम रेडी होती है। एम्बेसडर जोनाथन नाम का आदमी सामने आता है और सबका वेलकम करता है, मगर होमो एम्फीबियन इंग्लिश में कहती है कि उन्हें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, उसे तो रशियन भाषा भी आती है। इंसानों की तरफ से उन्हें एक तोहफा दिया जाता है, एक फूल का पौधा जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर मिलता है। उस फ्लावर से एक खुशबू आती है। जोनाथन कहता है कि इंसानों की तरफ से ये तोहफा उनके लिए, ताकि उनके बीच शांति बनी रहे। होमो एम्फीबियन कहती है कि वो भी इंसानों को कुछ देना चाहती है और वो थे उसके बच्चे। फिर वो आगे बताती है कि उसके बच्चों को बहुत पहले जन्म ले लेना चाहिए था, लेकिन इंसानों के वजह से हुए ऑयल स्पिल में वो घुटकर मर गए। जोनाथन सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है, लेकिन होमो एम्फीबियन कहती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती। वो इशारा करके कहती है वो उससे बात करना चाहती है, यानी बार्कले से। ये देखकर वो भी चौंक जाता है। टीम बताने लगती है कि बार्कले तो गलती से उनकी टीम में आ गया था। बार्कले कहता है वो गलत आदमी है। होमो एम्फीबियन कहती है लेकिन तुमने रिस्पेक्ट दिखाया। असल में बार्कले ने मरे हुए क्रिएचर के लिए प्रे किया था और यही बात उन्हें अच्छी लगी। वो कहती है तुमने हमारे साथी के लिए सम्मान दिखाया। केट मजाक में कहती है क्या ये लोग क्रिश्चियन हैं? बार्कले कहता है कि वो धार्मिक इंसान नहीं है, मगर वो लोग कहते हैं कि तुम अच्छे इंसान हो, इतना हम जानते हैं। वो बार्कले से पूछते हैं क्या वो एम्बेसडर बनेगा और पूरी इंसानियत की तरफ से उनसे बात करेगा। बार्कले घबराते हुए कह देता है ठीक है। अब इसके तुरंत बाद मीटिंग को खत्म कर दिया जाता है और बार्कले को पूछताछ के लिए लाया जाता है। केट को उसके बारे में सारी डिटेल्स दी जाती है कि उसकी एक एक्स वाइफ है और एक बेटी भी। केट कहती है कि उन्हें भी तुरंत इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। इसके बाद वो तुरंत एक कमरे में जाती है जहां सिर्फ पूछताछ के लिए बार्कले को बुलाया गया होता है। बार्कले बोल देता है कि वो तो एक नोबडी है, उसकी कोई हैसियत है ही नहीं, वो तो बस सीनियर्स के लिए टैक्सी और टिकट बुक करता था। केट बोलती है मुंह बंद करो और बस मुझे ये सब समझाने में मदद करो। वो कहती है कि इस प्लेनेट पर 8 बिलियन ह्यूमंस हैं, तो आखिर उन लोगों ने तुम्हें ही अपना एम्बेसडर क्यों चुना? क्या पहले भी तुम उन लोगों से बात कर चुके हो? बार्कले कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास तो सिर्फ एक गोल्ड फिश थी। केट कहती है ये कोई मजाक का समय नहीं है, इस वक्त एक टीम तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया जाएगा। उन्हें पता चलता है कि बार्कले और बारबरा की शादी 2003 में हुई थी और 2022 में दोनों अलग हो गए। कारण पता नहीं चल पाया। बारबरा और कर्बी को भी इंट्रोगेशन के लिए सोल्जर्स अपने साथ ले जाते हैं। बार्कले कहता है कि उसके परिवार को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो बस मदद करना चाहता है। और अब तो न्यूज में भी खबर फैल जाती है कि H2O डिप्लोमेसी में अचानक एम्बेसडर को बदल दिया गया है। जोनाथन ने चुप्पी साध रखी है और नया एम्बेसडर कौन है इसके बारे में किसी को अभी तक कुछ नहीं पता। सब यही सवाल उठाते हैं क्या अर्थ के लोगों को ये जानने का हक नहीं है कि उनकी तरफ से इंसानों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर केट को बताते हैं कि एम्बेसडर कौन होगा ये सरकार तय करेगी। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उन्हें केट ही होमो एम्फीबियन से बात करे क्योंकि वो भी एक औरत है। इसके बाद केट होमो एम्फीबियन से बात करने के लिए जाती और कहती है वो चाहते हैं किसी आदमी के बजाय वो उनके ट्रस्टेड कैंडिडेट को एम्बेसडर के तौर पर चुने। होमो एम्फीबियन कहती है कि ट्रस्ट की बात तुम इंसान ना ही करो तो अच्छा है। मीटिंग हो भी रही है तो बस एक बंद कमरे में। फिर वो कहती है वो अपने एम्बेसडर से बात करना चाहती है। बार्कले उठकर सामने जाता है। होमो एम्फीबियन उसे पास बुलाती है और हेलो कहती है। बार्कले पूछता है क्या तुम्हारा कोई नाम है, क्योंकि यहाँ सबके नाम होते हैं। वो कहती है वो उसे सॉल्ट कह सकता है। बार्कले कह देता है वो बस एक आम आदमी है और उसे डिप्लोमेसी या इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। सॉल्ट कहती है कि उन्होंने उसे उसकी एक्सपर्टीज की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर की इंसानियत की वजह से चुना है। वो पूछती है अगर वो तुम्हें रिप्लेस कर भी दे तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे साथ क्या हो? बार्कले कहता है कि वो चाहता है कि उसके जैसे आम लोगों को भी इंपॉर्टेंस मिले। ये सुनकर सॉल्ट कहती है तो फिर तय हुआ है कि बार्कले ही उनका एम्बेसडर होगा। वो कहती है कल सुबह ये आदमी यहीं तैयार होना चाहिए वरना
यहाँ बातचीत खत्म हो जाएगी। इसके बाद बार्कले को एक गाड़ी में वो अपने परिवार से मिलता है। इधर टीम सोच रही होती है कि आखिर होमो एम्फीबियन और बाकी लोग इंसानों की भाषा कैसे समझ सकते हैं। केट एक और चीज गौर करती है, जब फ्लावर लाया गया था तब सॉल्ट के साथ बाकी क्रिएचर्स ने भी उस फूल को स्मेल किया था। केट जाने लगती है तो स्टीव पूछता है तो क्या हम उन्हीं के चुने हुए एम्बेसडर के साथ चलेंगे। केट बताती है कि ये स्पीशीज सदियों से इसी प्लेनेट पर थी। इंसान एडवांस हो गए, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, मगर मानना पड़ेगा कि जो कुछ हो रहा है अब उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। यहाँ लैब में होमो एम्फीबियन के 2 अंडों को लाया जाता है जो सॉल्ट ने दिया था। सच जानने के बाद बारबरा काफी ज्यादा परेशान होती है कि उसका पति तो सिर्फ एक मामूली सा क्लर्क था और अब वो एक एम्बेसडर बन गया है। बार्कले उनसे कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना। कर्बी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है डैड तो फेमस हो गए। बारबरा कहने लगती है हमारे जॉब्स का क्या, तुम्हारी बेटी को भी तो स्कूल जाना है, उसका क्या। कर्बी पूछती है आपको चुना क्यों गया है। बार्कले कहता है ये तो उसे भी नहीं पता। कर्बी पूछती है वो है कैसी। बार्कले कहता है वो हमारी तरह ही दिखती है मगर थोड़ी अलग है और सुंदर भी है। बारबरा कहती है सुंदर, वो तो एक मछली है। केट बहुत ज्यादा परेशान थी लेकिन कर्नल क्रिस्टोफर इब्राहिम जिसके साथ उसका अफेयर था उसे संभालता है। केट को डर है कि पृथ्वी पर 71% पानी है और अगर जंग छिड़ गई तो क्या इंसान खुद को बचा पाएगा। इधर लैब में काम करने वाला लड़का मार्को अंडे का टिश्यू सैंपल अपने पॉकेट में रख लेता है और उसे ले जाकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन कीथ स्पियर्स को दे देता है। बदले में मार्को को यूके की सिटीजनशिप मिल जाती है लेकिन उसकी माँ को नहीं मिलता, जिस वजह से वो चिल्लाता है। कीथ जनरल ऑस्कर और डोमिनिक से मिलता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक हालात क्या हो सकती है। ऑस्कर कहता है कि पूरी दुनिया रिसेशन में चली जाएगी पर कीथ बस अपनी कंपनी को बचाना चाहता है। केट को एक मैसेज मिलता है और उसे पता चलता है कि मीडिया में लीक हो चुका है कि एम्बेसडर बार्कले है। बारबरा बहुत ज्यादा परेशान होती है कि आखिर मीडिया को ये सब कैसे पता चला। हेडक्वार्टर्स के बाहर मीडिया इकट्ठी हो जाती है। कर्बी बहुत खुश होती है कि उसके पापा पॉपुलर हो गए हैं। केट ऑफिस आती है तो इब्राहिम बताता है कि फोटो प्रेस को एक एनोनिमस सोर्स से मिला था और वो एनोनिमस कोई और नहीं बल्कि जनरल डोमिनिक है, वही जिसने छुपकर बार्कले की तस्वीर खींची थी। वो एक फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव है। इसके बाद H2O डिप्लोमेसी मीटिंग की तैयारी होती है लेकिन जनरल डोमिनिक को अंदर आने नहीं दिया जाता, जिससे वो काफी गुस्सा होती है। बार्कले को अच्छे से समझा दिया जाता है कि उन क्रिएचर्स के सामने क्या बोलना है। उसे गुस्सा नहीं करना है, ज्यादा खुश भी नहीं होना है, बस थोड़ा बैलेंस में रहना है। केट उसे समझा देती है वही बोलना है जो उन्हें बताना है। बार्कले बहुत डरा हुआ होता है। प्राइम मिनिस्टर भी जुड़ चुके होते हैं। सॉल्ट वाटरवे के जरिए अंदर आती है। अब जैसे सामने स्क्रीन पर लिखा आता है बार्कले वैसा ही बोलने लगता है। वो कहता है कि उसे अफसोस है कि उनके बच्चों के साथ जो भी हुआ। सॉल्ट पूछती है क्या तुम एक पेरेंट हो। बार्कले कहता है हाँ। फिर वो पढ़ना कंटिन्यू करता है लेकिन सॉल्ट बीच में रोककर कहती है मुझे पानी चाहिए, 1 गिलास पानी, वो भी नदी का। इसके बाद सोल्जर्स की एक टीम नदी से पानी लाने के लिए जाती है। तब तक के लिए सॉल्ट कहती है कि वो शांति से इंतजार करेंगे। आखिर में टीम नदी का गंदा पानी लेकर बार्कले को देती है। बार्कले कहता है इसे पीने के लिए पहले इसे साफ करना होगा। सॉल्ट कहती है कि ये पानी मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसे पियोगे। बार्कले घबरा जाता है क्योंकि पानी बहुत गंदा था। केट को उसकी टीम बताती है कि इस गंदे पानी को पीने से डिसेंट्री, मेनिंजाइटिस और कई दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए केट बार्कले से कहती है पानी मत पीना। सॉल्ट पूछती है क्यों। बार्कले कहता है क्योंकि पानी गंदा है। सॉल्ट फिर पूछती है क्यों। बार्कले स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है लेकिन सॉल्ट कहती है पॉलिटिशियन की तरह बात मत करो, तुम बताओ कि तुम क्यों नहीं पियोगे। केट ऑर्डर देती है स्क्रिप्ट पर हो लेकिन बार्कले डिवाइस निकाल कर कहना शुरू करता है कि इंसान बेवकूफ हैं और पूरी दुनिया नरक बनने वाली है। हम सब ये जानते हैं कि हम अपने फायदे के लिए नदियां और समंदर गंदे कर रहे हैं और कोई इस पर आवाज नहीं उठाता क्योंकि सब सोचते हैं कि ये उनकी प्रॉब्लम है ही नहीं। लोग फोन चलाने में बिजी हैं, बाहर घूमने में बिजी हैं, लेकिन सच ये है कि इसके पीछे हर एक इंसान जिम्मेदार है और सबको मिलकर इसे ठीक करना होगा। अब तो बच्चे भी इस बात को समझते हैं। सॉल्ट कहती है लगता है तुम मेरे फेवरेट ह्यूमन हो। इस पर बार्कले हंसने लगता है। आज की मीटिंग के बाद बार्कले बहुत ज्यादा खुश और काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है और बार्कले हर जगह छाया हुआ होता है। बारबरा पूछती है तो तुम्हारी मछली दोस्त कैसी है। बार्कले चिढ़ाते हुए कहता है तुम जल रही हो ना। कर्बी कहती है मुझे तो बहुत भूख लगी है। बारबरा कहती है मुझे भी, और मैं फिश खाऊंगी। इधर जनरल केट को बताता है कि फ्रेंच कॉन्सुलेट ने एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की है क्योंकि उनकी एजेंट डोमिनिक को मीटिंग में आने नहीं दिया गया था। केट कह देती है ठीक है, अगली बार से नहीं रोकेंगे। इसके बाद
पूरी टीम आपस में बात करने लगती है कि जितनी भी स्पीशीज अब तक देखी गई है वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, शायद उनके गले में जो मोती है उसके जरिए। केट सामने आकर कहती है वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हैं, हम तो फिलहाल उनके सामने बच्चे हैं। रात में बार्कले कुछ क्लासिफाइड फोटोज देख रहा होता है, तभी उसकी बेटी आती है जिसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने पापा पर काफी प्राउड फील कर रही थी और उनके लिए चिंता भी करती है। बार्कले कहता है वो बिल्कुल ठीक है। अगली सुबह बार्कले को बताया जाता है कि उसके परिवार को सेफ हाउस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे वो बाहर आता है मीडिया तो उसके पीछे ही पड़ जाती है, लेकिन वो बिना किसी सवाल का जवाब दिए चला जाता है। अगली मीटिंग के दौरान क्रिएचर्स के आने के बाद बार्कले स्पीच पढ़ने लगता है और वादा करता है कि 2065 तक ओशन पोल्यूशन 50% तक कम कर दिया जाएगा। सॉल्ट कहती है 40 साल, हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बार्कले पढ़कर बोलता है कम समय में पोल्यूशन कम करना संभव नहीं है। सॉल्ट पूछती है तो क्या ये तुम्हारा फाइनल ऑफर है? बार्कले कहता है हमें बस 40 साल चाहिए। सॉल्ट आगे बढ़ती है और कहती है तो क्या तुम सब चाहते हो कि हम तुम्हारे पोल्यूशन में घुटते रहें, तुम्हारे प्लास्टिक्स में दबकर मरते रहें और सांस भी न ले पाए? बार्कले डर कर सॉरी कहता है। सॉल्ट कहती है मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हारे लीडर्स को भी बुरा लग रहा है? वो पूछती है क्या ये काम 40 साल से पहले हो सकता है? बार्कले पढ़कर कहता है इंसानों की तो यही इच्छा है। सॉल्ट कहती है तो फिर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और वो भी अभी होगी। तभी अचानक आसमान काला होने लगता है, बादल गरजने लगते हैं। अचानक हवा में कुछ प्लास्टिक बैग्स उड़ते हुए दिखाई देने लगते हैं। अंदर सभी सोचने लगते हैं क्या ये तूफान है? बारबरा और कर्बी सेफ हाउस के लिए जा ही रहे होते हैं कि अचानक तेज बारिश की जगह आसमान से कचरा गिरने लगता है। प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक बैग्स और वो सब कुछ जो इंसानों ने समंदर में फेंका था। पता चलता है सिर्फ समंदर ही नहीं बल्कि नदियों में फेंका गया सारा कचरा भी अब इंसानों पर कहर बनकर बरस रहा था। बिल्डिंग्स खाली कराई जाती है। केट क्रिएचर से कहती है तुम सबको रुकना होगा। सॉल्ट कहती है हम तो तुम्हारा ही कचरा साफ कर रहे हैं। बार्कले को बारबरा का फोन आता है जो बहुत परेशान थी। बार्कले अपनी वाइफ से कहता है तुम तुरंत इंपीरियल हाउस पहुंचो। इधर पूरे शहर में आसमान से कचरा बरस रहा था जिसकी वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। अचानक आसमान से कुछ गिरने की वजह से उनका ड्राइवर भी मर जाता है। बारबरा अपनी बेटी से कहती है तुम तुरंत निकल कर अपने पापा के पास जाओ। कर्बी बाहर निकलती है और भागने लगती है। बार्कले अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। वो अपनी बेटी को देख लेता है और एक बहुत बड़े से एंकर से उसे बचा लेता है। इसके बाद उसकी बेटी और बारबरा बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। फिर न्यूज के जरिए दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया भर में आसमान से कचरा गिर रहा है। सबको कहा गया है कि बिल्डिंग के अंदर ही रहें और अब ये साफ है कि जंग शुरू हो चुकी है। जब तूफान थम जाता है तब शहरों के बीचों बीच टाइटैनिक जहाज भी पड़ा हुआ दिखता है। पूरा शहर अब कचड़ों का ढेर बन चुका है। $100 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। मिनिस्टर साफ तौर पर कह रहे होते हैं कि जंग की शुरुआत हो चुकी है और अब इंसानों को एकजुट होना होगा। इधर एक और मीटिंग के समय बार्कले पढ़कर बताता है कि इंसान सेटलमेंट करना चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। सॉल्ट कहती है ये जंग तो तुम लोगों ने ही शुरू की थी, वो भी बहुत साल पहले। हम लोगों ने बस वही लौटाया है जो तुम सबका है। बार्कले ऑफ स्क्रिप्ट चला जाता और कहने लगता है जो कुछ भी हुआ वो इंसानों की गलती थी, लेकिन आज जो तुम लोगों ने किया उससे लोगों को नुकसान पहुंचा है। मेरा परिवार बाहर था, वो मर सकते थे। इंसान डर चुके हैं और डर में इंसान कुछ भी कर सकते हैं। सॉल्ट कहती है ये सब कहकर तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बार्कले कहता है बिल्कुल भी नहीं। केट उसे कहती है अब स्क्रिप्ट के हिसाब से बात करो। बार्कले कहता है कि वो बस शांति चाहता है। इस पर सॉल्ट कहती है तो फिर हमारी तरफ से 3 शर्तें हैं। पहली, समंदर या फिर पानी को गंदा करना अब से बंद करना होगा। दूसरी शर्त यह है कि हमें पूरा समंदर चाहिए, हम किसी एरिया में बंद होकर नहीं रह सकते। इस पर सभी लोग थोड़ा हैरान होते हैं। सॉल्ट कहती है कि इंसान इवॉल्व होकर जमीन पर रहने लगे और अब इंसान समंदर के ऊपर ट्रेवल नहीं कर सकते। ये सुनकर सब थोड़े गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि अगर लोगों को काम करना है तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना तो पड़ेगा। पूरी दुनिया इस पर डिपेंड जो करती है। लोग चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें वैसे भी आसमान से क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास तो पूरा समंदर पड़ा हुआ है, तुम्हारी वजह से हम सब खुद को मरने नहीं दे सकते। सॉल्ट कहती है मैं सिर्फ एम्बेसडर से बात करूंगी। एक आदमी सामने आने लगता है। सॉल्ट चिल्लाकर सबको चुप कराती है और फिर वो एक आदमी में बदल जाती है और आदमी की आवाज से कहती है हम सिर्फ एम्बेसडर से बात करेंगे। बार्कले सबको चुप कराता है जिसके बाद सॉल्ट वापस अपने रूप में आती है। फिर वो बताती है तीसरी शर्त सुनना भी बाकी है। वो कहती है कि तुम इंसानों की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, इसलिए अगली मीटिंग हमारे यहाँ होगी। वो अपना लोकेशन दिखा देती है जो कि अटलांटिक ओशन में होता है। बार्कले हैरान होकर कहता है तो तुम मीटिंग अंडर वाटर करना चाहती हो? सॉल्ट कहती है तुम लोग शांति और इक्वालिटी की बात करते हो तो एक बार हमारी दुनिया में आओ। असल में जो कोऑर्डिनेट मिला था वो रोमांस ट्रेंच का होता है जो दुनिया के सबसे गहरे वाटरवेज में से एक है जो करीब 25,000 फीट नीचे है। वहाँ इतनी गहराई
गहराई में कोई भी आधे घंटे भी टिक नहीं पाता। केट कहती है उसकी बातों को मत मानना, लेकिन बार्कले मीटिंग के लिए मान जाता है। इसके बाद यूनिट की पूरी टीम ब्लैक पोर्ट पहुंच जाती है, जहां उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, क्योंकि उन्हें अगली मीटिंग के लिए 25,000 फीट समुद्र की गहराइयों के नीचे जाना है। इस मीटिंग में सिर्फ कुछ ही लोग जाएंगे। बार्कले पूछता है क्या हम कभी इतनी गहराई में गए हैं। मिनसू बोलती है 1 या 2 लोग गए हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पर कभी ये नहीं हुआ। केट अपडेट लेने के लिए आती है तो कैप्टन उसे बताता है अब बस फाइनल चेकिंग चल रही है। एक बड़ा सा सबमर्सिबल बनाया गया है जिसकी मदद से टोटल 5 लोग समुद्र की गहराइयों में जाएंगे। बारबरा के मन में कई सवाल होते हैं। अगर अंडर वाटर कुछ हो गया तो, और बार्कले वापस नहीं लौटा तो क्या होगा। बार्कले फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी जनरल वहां आता है और बताता है कि हम लोग 6 बजे निकलने वाले हैं। सबको एक एक फॉर्म दिया गया था साइन करने के लिए। जनरल कहता है सुना है तुमने साइन नहीं किया। बार्कले पानी में कूद जाता है और जोर से चिल्लाता है। आखिरकार उनके निकलने का वक्त आ गया था। वो अपने परिवार से मिलने के लिए जाता है और वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। करबी पूछती है आप कैसे ठीक करोगे, पता है टिकटॉक पर आपका कितना मजाक बन रहा है, लोग आपको धोखेबाज बोल रहे हैं। ये कहकर करबी गुस्से में उठकर चली जाती है। बार्कले कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। वो बताता है उसने अपनी माँ को संभाला था जब वो कैंसर से जूझ रही थी। ये कहते हुए वो रोने लगता है तो बारबरा उसे गले लगा लेती है। करबी भी आकर अपने डैड से सॉरी कहती है। इधर हेलीकॉप्टर में रवि नाम का लड़का जो भी जाने वाला था वो काफी ज्यादा टेंशन में था। टेड नाम का आदमी रवि को शांत करता है और दिखाता है कि इंसानों की तरफ से होमो एक्वा को एक गिफ्ट दिया जाएगा जो कि एक ग्लोब है। लुइस पूछती है आखिर वो लोग ग्लोब के साथ क्या करेंगे। टेड बोलता है उन लोगों ने पूरी दुनिया को नीचे से देखा है, गहराइयों से, इस तरह बाहर से कभी भी नहीं। सबमर्सिबल में एंटर करने से पहले जनरल सभी को हिम्मत भरी स्पीच देता है। फिर सभी लोग सबमर्सिबल में एंटर करते हैं और बाहर से उसे सील कर दिया जाता है। कैप्टन गेट्स सबमर्सिबल को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद धीरे धीरे सबमर्सिबल को पानी में छोड़ दिया जाता है। अंदर सभी लोग टेंशन में थे, सिर्फ टेड थोड़ा पॉजिटिव था। रवि तो कुछ ज्यादा ही परेशान था। सबमर्सिबल जोर जोर से आवाज करने लगता है। जनरल कहता है ये सिर्फ खुद को प्रेशर से एडजस्ट कर रहा है। टेड बड़बड़ाने लगता है क्योंकि उसे अंदर पानी दिखाई दे रहा था। बार्कले कहता है ये कंडेंसेशन की वजह से है। उधर दुनिया के अलग अलग देशों के लीडर्स मीटिंग कर रहे थे। केट भी वहां पहुंचती है। यूएसए से आया हुआ एक ऑफिसर कहता है अगर हमारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आई तो हम रिएक्ट जरूर करेंगे। मिलिट्री सोनिक वेपन यूज करने के बारे में सोच रहे होते हैं जो अंडर वाटर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी ब्लास्ट से होमो एक्वा को रास्ते से हटा सकती है, जिससे कि रास्ता साफ होगा। केट ये देखकर पूछती है हम लोग हथियारों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, बात तो डिप्लोमेसी की हो रही थी। मगर बाकी सब कहते हैं कि डिप्लोमेसी का अब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं है। हम सब जानते हैं कि जंग हमारे बहुत नजदीक है, हमारी पूरी दुनिया समंदर पर निर्भर करती है। एक औरत कहती है केट सही कह रही है, अगर होमो एक्वा की मदद से हम ये क्लाइमेट क्राइसिस ठीक कर सकते हैं तो इसका फायदा हमारा भी होगा। मगर ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अगर होमो एक्वा हमारे साइड नहीं हुए तो हमें दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचना होगा। कीथ को देखकर केट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती और चिल्लाने लगती है कि वो आखिर यहाँ मीटिंग में कर भी क्या रहा है, जबकि उसकी कंपनी इस वक्त भर भर कर कचरा समुद्र में फेंक रही है। डोमिनिक के बारे में बात ना ही की जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसी ने एम्बेसडर की इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक की थी। प्राइम मिनिस्टर केट से कहते हैं कि इस बार हमें सबकी मदद की जरूरत होगी, ये काम हम अकेले नहीं कर पाएंगे। सबमर्सिबल के अंदर अभी भी सब लोग काफी ज्यादा पैनिक मोड में होते हैं। टेड का सब्र टूटने लगता है और वो रोने लगता है। बार्कले उसे संभालता है और शांत करता है। प्राइम मिनिस्टर के आसपास के लोग कान भरने लगते हैं कि इस दुनिया को अगर कोई चलाएगा तो वो हम इंसान ही हैं, ना कि वो होमो एक्वा। यूनिट टास्क फोर्स सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, इसलिए हमें किसी दूसरे स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना होगा। केट काफी ज्यादा परेशान थी। इब्राहिम उसे समझाता है कि तुम्हें ब्रेक की जरूरत है, मगर तभी उन्हें बताया जाता है कि सबमर्सिबल ट्रेंच में एंटर करने वाला है, जिसे वो लोग स्क्रीन पर देखते हैं। सबमर्सिबल नीचे जाते जाते अचानक रुक जाता है। सब लोग सोचने लगते हैं क्या वो सी बेड तक पहुंच चुके हैं। जनरल ऊपर बात करने की कोशिश करता है, आखिर हो क्या रहा है। अचानक फिर से सबमर्सिबल तेजी से नीचे जाने लगती है, जिसे देखकर कंट्रोल रूम में सब घबरा जाते हैं। कम्युनिकेशन कट हो जाता है। अंदर सबको समझ आ जाता है कि सिचुएशन तो ठीक है लेकिन केबल कट हो चुका है। मिंसो बताती है कि अभी का प्रेशर 1200 HPA है। अचानक अंदर की बिजली चली जाती है तो उन्हें हेलमेट की लाइट ऑन करनी पड़ती है। कोई
कोई उनका गेट खोल देता है और अजीब बात ये होती है कि पानी अंदर नहीं आता। बार्कले और जनरल बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो लोग एक बहुत ही अजीब जगह पर हैं। वहाँ का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है, जो होना इम्पॉसिबल है। सब यही सोचते हैं कि आखिर ये जगह क्या है। तभी सॉल्ट सामने आती और कहती है, तुम लोग अपना सूट उतार सकते हो क्योंकि ये जगह खास तुम लोगों के लिए बनाई गई है। मगर किसी को भरोसा नहीं होता। सॉल्ट बार्कले के नजदीक आती और कहती है, तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, और फिर उसका हेलमेट उतार देती है। बार्कले आराम से सांस ले पा रहा था। ये देखकर सभी लोग भी अपना हेलमेट उतार लेते हैं। टेड डर के मारे अपना हेलमेट नहीं उतारता। इब्राहिम केट से कहता है, तुम्हें फिलहाल आराम की जरूरत है। वो सब लोग समुद्र की गहराइयों में हैं और अभी हम कुछ नहीं कर सकते। जब वो वापस आएंगे तब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। इसलिए केट आराम करने के लिए घर के लिए निकलती है। इधर समुद्र के नीचे उस जगह को देखकर सब लोग हैरान थे। सॉल्ट कहती है, हमारे लिए भी मानना मुश्किल था कि तुम लोग कंक्रीट और स्टील से बिल्डिंग कैसे बनाते हो। सॉल्ट अपने यहाँ के बारे में बताने लगती है। बार्कले पूछता है, तो मतलब यहाँ भी हायरार्की सिस्टम है। सॉल्ट कहती है, हाँ, लेकिन इंटेलिजेंस के हिसाब से, ना कि तुम लोगों की तरह क्लास के हिसाब से। तभी एक जगह आकर बार्कले और सॉल्ट अकेले होते हैं। वहाँ बार्कले सॉल्ट से बोलता है, ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या ऐसा सोचना अजीब है। सॉल्ट उसके चेहरे को छूती है। बार्कले उसे पूछता है, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ। वो उसे इजाजत देती है। बार्कले उसके गले पर हाथ रखता है और सोचता है, आखिर तुमने मुझे क्यों चुना। सॉल्ट मुस्कुराती है, कहती है, लहरों ने हम दोनों को एक साथ लाया है। वो बोलती है, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तुम्हारी दिल की धड़कन तेज है। बार्कले कहता है, पूरी दुनिया की नजर जो मुझ पर है। सॉल्ट कहती है, तुम अच्छे इंसान हो, सिर्फ हम दोनों ही इस जंग को रोक सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। तभी जनरल वहाँ पर आते हैं। फिर सब लोग आगे बढ़ते हैं और एक जगह पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारे होमो एक्वा मीटिंग के लिए आए हुए थे। घर पर इब्राहिम केट से पूछता है, क्या तुम हम दोनों के रिश्ते को इसी तरह सीक्रेट रखना चाहती हो। मैं नाटक करते करते थक गया हूँ। मगर केट अपने काम में डूबी हुई थी। वो कहती है, दुनिया के लिए कुछ करना है, इसके सामने हम दोनों मैटर नहीं करते। तभी टीम की एक लड़की का फोन आता है। वो केट को प्राइम मिनिस्टर और बाकी लीडर्स के साथ हुई मीटिंग के बारे में बताती है, जो दूसरे किसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे थे। वो बताती है, उनके बीच कोड मैसेज में बात हो रही थी और बार बार सेवरेंस शब्द सुनाई दे रहा था। तभी केट के सिर पर लेजर दिखाई देता है। उस पर गोली चलाई जाती है, मगर इब्राहिम उसे बचा लेता है। उसके हाथ पर खून लगा होता है और गोली इब्राहिम को लग जाती है और इब्राहिम वहीं मर जाता है। इधर टेड सॉल्ट को ग्लोब गिफ्ट करता है। टेड कहता है, अब तुम ये जंग हार चुकी हो। वो ग्लोब असल में बॉम्ब होता है। बार्कले टेड को धक्का देता है, मगर आखिर में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। सॉल्ट बार्कले को अपने साथ ले जाती है और उसे किस करती है। इधर केट पर फिर से हमला होता है, लेकिन वो बच जाती है। उधर यूनिट टीम को पता चल जाता है कि जितने लोग पानी के अंदर गए थे वो सब लोग मर गए। यूनिट टास्क फोर्स का स्नाइपर उस शूटर को मार गिराती है। केट पूछती है, वो कौन था, लेकिन टीम कहती है, अभी पता नहीं चला। न्यूज के जरिए पता चलता है कि अंडर वाटर मीटिंग में एक बड़ा बम धमाका हुआ है और शायद कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर बारबरा और कर भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। असल में सॉल्ट बार्कले को किस नहीं कर रही थी, बल्कि उसे सांस दे रही थी। वो उसे उसी हालत में सुरक्षित सतह तक ले आती है। सॉल्ट दुनिया को ये खबर पहुंचा देती है कि जितने भी लोग मीटिंग में आए थे वो सब मारे गए। वो कहती है, डिप्लोमेसी का टाइम अब खत्म हो चुका है, ये समंदर हमारा है। इधर यूनिट टीम सोचने लगती है कि ये वीडियो फेक है। दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर बार्कले को ढूंढ लेता है। बार्कले टीम को बता देता है, सॉल्ट बुरी नहीं है, बॉम्ब ब्लास्ट टेड ने किया था और पूरी टीम मारी गई। केट तुरंत हेडक्वार्टर आती और पूछती है, तुम कैसे बचे। बार्कले कहता है, मुझे खुद नहीं पता। केट पूछती है, क्या उसने तुम्हें जिंदा रखा। बार्कले कहता है, हाँ, और ये भी बताता है कि वीडियो फेक है। और वो फिर से सॉल्ट से बात करना चाहता है, मगर केट मना कर देती है क्योंकि दुनिया की नजर में सॉल्ट खुद कबूल कर चुकी है कि उसी ने सबको मारा है। इस वजह से सॉल्ट को कैप्चर करके रखा जाता है। हेडक्वार्टर में मरी हुई टीम का सामान समेटा जा रहा था। केट कहती है वो खुद मिंसो के घर जाकर उसका सारा सामान लौटा देगी। टीम को शूटर के बारे में पता चल चुका होता है, उसका नाम है मिक्लोस। केट अचानक रोने लगती है और सोचती है कि इस शूटर को किसने हायर किया था। प्राइम मिनिस्टर और बाकी देशों के लीडर्स भी बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता कि इस आदमी को केट को मारने के लिए किसने भेजा था। डोमिनिक बताती है कि ये आदमी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था जिसके लिए टेड काम करता था। दरअसल दोनों को ही मिशन पर भेजा गया था। टेड को 4th स्टेज कैंसर था, इसलिए उसे मरने का डर नहीं था। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन पर पैसा लगाते हैं। डोनर्स में से कीथ भी एक है और टेड उसका एसोसिएट था। प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं, तो क्या वही ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार है। डोमिनिक बता देती है कि वो सेवरेंस का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं, तो अब क्या किया जाए। ऑस्कर कहता है, कीथ बहुत सारी
सारी प्राइवेट वाटर कंपनीज में बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और यही कंपनी समंदर को गंदा कर रही है। वो कहता है अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं उसे निपटा सकता हूँ। प्राइम मिनिस्टर परमिशन दे देते हैं। इसके तुरंत बाद एक एसासिन कीथ के घर जाकर उसे शूट कर देता है और उसके घर के बाहर H2O लिख देता है। इधर सॉल्ट को यूनिट टावर लाया जा रहा था। बार्कले और पूरी दुनिया ये सब देख रही थी। उससे मिलने के लिए एक सोल्जर आता है जो उसका पुराना दोस्त था। वही बताता है कि सॉल्ट को लैब ले जाकर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। बार्कले घबरा जाता है, इसलिए वो खुद चाबी लेकर ट्रक में चढ़ जाता है, लेकिन सोल्जर्स उसे रोक देते हैं। हैना उसे धमकी देती है ऐसा करने की कोशिश मत करना। तभी वो ट्रक को पीछे करता है जिससे कि वो बड़ा कंटेनर समंदर में गिर जाता है और सॉल्ट आजाद हो जाती है। बार्कले भी पानी में कूद जाता है। उसी समय ये दिखाया जाता है कि बॉम्ब धमाके के पीछे बार्कले का कोई हाथ नहीं था। केट देखती है कि कीथ को गोली मार दी गई है, इसलिए वो अपनी टीम से कहती है इन्वेस्टिगेट करो। तभी सायरन बजने लगती है। कुछ लाइफ फॉर्म्स मीटिंग के लिए आने वाले होते हैं। केट खुद उनसे बात करने के लिए जाती है। उनके सामने एक होमो एम्फीबियन आता है और वो सीधा पूछता है तुम इंसान इतने बेवकूफ क्यों होते हो? तुम लोग हमारे यहाँ आए, ब्लास्ट किया और खुद को खत्म कर लिया। केट बोलती है ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे। होमो एम्फीबियन कहता है आप मुझे टाइड बुला सकती हैं और पूछता है सॉल्ट कहाँ है? केट बोलती है ये हमें भी नहीं पता। टाइड कहता है आप समझ नहीं रही, सॉल्ट ने अपने लोगों को मरने दिया और एक इंसान को बचाया, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। इधर सॉल्ट बार्कले को पानी से बाहर निकालती है। टाइड सोचता है कि आखिर ऐसा क्या है जो इन दोनों इंसान को इतना करीब लाता है। केट कहती है अगर सॉल्ट हमारे पास होती तो भी हम उसे हैंडओवर नहीं करते। टाइड कहता है तो फिर ये जंग की शुरुआत है। वो आगे कहता है हमारा तीसरा एम्बेसडर है रस्ट, जो धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया को खा जाएगा। वो चाहता है कि इंसान 5 साल के अंदर अपने रहने का ढंग बदल ले। जाते जाते वो कहता है अर्थ का नाम भी बदल दो। ऑस्कर कहता है हमें सॉल्ट को ढूंढना पड़ेगा, अगर वो मिल गई तो ये वॉर खत्म हो जाएगा। इधर एक बिल्डिंग के अंदर सॉल्ट और बार्कले छिपे हुए होते हैं। सॉल्ट कांच तोड़ देती है क्योंकि उसे कांच तोड़ना अच्छा लग रहा था। वो बार्कले से पूछती है तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बार्कले कहता है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। जब तुमने मुझे किस किया? सॉल्ट पूछती है तो उसे किस कहते हैं? जब मैं तुम्हारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। दोनों के बीच कुछ रोमांटिक सा होने लगता है। फिर सॉल्ट जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है और बार्कले भी चिल्लाने लगता है जैसे दोनों आजाद हो गए हों। बार्कले सॉल्ट से पानी की दुनिया के बारे में पूछने लगता है। सॉल्ट बहुत कुछ बताती है और फिर कहती है तुम इंसानों ने तो अंतरिक्ष भी देख लिया है, हम लोगों ने तो वो भी नहीं ढूंढा। शायद हम अपने पानी को लेकर कुछ ज्यादा ही घमंड में थे। बार्कले कहता है अगर मैं वापस चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? सॉल्ट कहती है मुझे अकेले रहना पड़ेगा। वो उसके करीब जाती है और पूछती है क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हारी धड़कन तेज है। फिर वो उसे किस करती है। बार्कले कहता है मुझे लगा तुम ठंडी हो, मगर तुम तो काफी गर्म हो। सॉल्ट कहती है मैं तुम्हारे लिए अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती हूँ। इसके बाद फिर से दोनों किस करते हैं। इधर केट घर आ रही होती है, तभी सामने दीवार पर मरे हुए लोगों का मेमोरियल लगा होता है। वहाँ इब्राहिम की भी फोटो होती है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। बार्कले और सॉल्ट साथ में लेटे हुए होते हैं। ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरता है। सॉल्ट पूछती है वो हमें ढूंढ रहे हैं, तुम तो आर्मी के साथ काम करते हो, क्या कोई है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो? फिर वो कहती है वो औरत केट, वो तो अच्छी इंसान है। बार्कले कहता है तुम चाहो तो जा सकती हो। सॉल्ट कहती है अगर मैं पानी में गई तो उन्हें पता चल जाएगा और वो मुझे सजा देंगे। बार्कले कहता है हम नॉर्थ वेल्स में जाकर रह सकते हैं, वहाँ मेरा एक दोस्त है जो पहले आर्मी में था, वहाँ बड़े बड़े झरने हैं, नदी है, तुम वहाँ रह सकती हो। सॉल्ट खुश हो जाती है और कहती है हाँ बिल्कुल मैं वहाँ रह सकती हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। इसके बाद वो लोग एक लड़के को पकड़ते हैं और वो उसके फोन चुरा लेते हैं और उस लड़के को डरा के भगा देते हैं। बार्कले अपनी बेटी को उसके दूसरे फोन पर कॉल करता है। कर्बी फोन उठाती और अपने पापा की आवाज सुनकर चौंक जाती है। बार्कले अपनी बेटी से कह देता है एकदम शांत रहो, हो सकता है तुम्हारे घर में लिसनिंग डिवाइस लगाई गई हो, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है। कर्बी कहती है वो सो रही है। बार्कले कह देता है अगर मुमकिन हो तो बाथरूम में जाकर कहना तुम्हारी माँ को मुझे कॉल करे। बारबरा अपने पति को कॉल करती है। बार्कले उसे कहता है मुझे तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है, मुझे शहर से बाहर निकलना है। बारबरा पूछती है क्या तुम सॉल्ट के साथ हो? बार्कले कहता है हाँ, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन तभी पता चलता है कि वहाँ सोल्जर्स भी थे। केट को पता चल जाता है कि बार्कले ने अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया है। इसके बाद पूरी आर्मी दोनों को पकड़ने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद स्टीव केट को कॉल करके बताता है कि सॉल्ट का जो वीडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था वो फेक था, सॉल्ट इनोसेंट है। बार्कले और सॉल्ट बारबरा से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन मिलिट्री की नजर भी उन पर ही होती है। केट सबको होल्ड पर रहने को बोलती है। बारबरा बार्कले से कह देती है ये एक ट्रैप है। जैसे ही मिलिट्री दोनों को पकड़ने के लिए आती है, असल में वो लोग ऑस्कर के लोग निकलते हैं। केट ऑस्कर से कहती है अपने लोगों को बोलो पीछे हटने के लिए, लेकिन ऑस्कर कहता है
ये दोनों वॉर क्रिमिनल हैं। केट बोलती है हमारे पास प्रूफ है, सॉल्ट क्रिमिनल नहीं है। इधर बारबरा और बार्कले को अरेस्ट कर लिया जाता है। सॉल्ट अकेली पड़ जाती है। केट अपने सोल्जर्स को ऑस्कर के सोल्जर्स पर गोली चलाने के लिए रेडी रहने को बोलती है, लेकिन तभी सॉल्ट जोर से आवाज निकालती है जिससे सब अपनी कान बंद कर लेते हैं और बार्कले के कहने पर सॉल्ट पानी में कूद जाती है। इसके बाद एक होमो एक्वा एक शहर के समंदर किनारे पहुंच जाता है। वो जोर से एक शंख बजाता है जिससे कि वहां रहने वाले सारे कुत्ते उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। होमो एक्वा उन सभी कुत्तों को पकड़ लेता है। मीटिंग में जोनाथन उन पर आरोप लगाता है कि तुमने हमारे कुत्तों को खा लिया। टाइड कहता है तुमने हमारी मछलियों को खाया। जोनाथन कहता है कुत्ते हमारे पालतू हैं। टाइड जवाब देता है मछलियां हमारा परिवार है। काम करते वक्त केट हमेशा इब्राहिम को ही देखती रहती है, इसीलिए वो थेरेपिस्ट के पास जाती है। वो बताती है कि उसे हमेशा लगता है जैसे इब्राहिम उसके साथ ही है, लेकिन ये सब बस उसके दिमाग में था। केट डॉक्टर एलिजाबेथ से कहती है मुझे पता है मैं पागल हूँ, मुझे PTSD है, बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरी दवाई का डोज डबल कर दो ताकि मैं काम पर फोकस कर सकूं। डॉक्टर कहती है हमें तुम्हें टास्क फोर्स से निकालना पड़ेगा क्योंकि तुम फिलहाल काम के लिए अनफिट हो। केट गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती। डॉक्टर एलिजाबेथ कहती है मुझे तुम्हारे सुपीरियर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तभी केट डॉक्टर से कहती है मुझे पता है तुम्हारी बेटी तुम्हारे पति का नहीं है, तुम अपने पति के बेस्ट फ्रेंड के साथ सोई थी, तुम जानती हो मुझे सब कुछ पता रहता है। डॉक्टर घबरा जाती है। केट धमकी देती है डोज बढ़ाओ और डॉक्टर वैसा ही करती है। इधर नदी किनारे बोर्ड लगाया जाता है जिस पर लिखा होता है पानी में जाना मना है। अगली मीटिंग टाइड के साथ होने वाली होती है। बार्कले का फिजिकल टेस्ट होता है क्योंकि वो जितने समुद्र के गहराइयों में गया था वहाँ कोई जिंदा नहीं रह सकता। जब बार्कले अपने घर आता है तो आसपास भीड़ जमा हो चुकी होती है जो उसके खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। लोग उसे धोखेबाज बोलते हैं। बार्कले को अब उसका घर जेल लगने लगा था क्योंकि उस पर हमेशा नजर रखी जाती है। जो उसे खाना मिलता था उसे स्कैन किया जाता था देखने के लिए कि उसमें जहर तो नहीं है। उसे चिढ़ाने के लिए उसे फिश खाने के लिए दी जाती है। वो डॉक्टर को बताता है कि अब उसे गर्दन और फेफड़ों में दर्द होने लगा है। उसे एक ही जगह अच्छा लगता है और वो है पानी के अंदर। यूनिट टीम को प्रोफेसर बेलो ज्वाइन करते हैं। वो टैक्टिक्स और प्लानिंग में एक्सपर्ट हैं। वो बताते हैं कि एक्वा काइंड मतलब जो पानी में रहते हैं वो बर्फ को अब डबल स्पीड से पिघला रहे हैं। एंटार्क्टिका की बर्फ पिघल रही है। एक बहुत बड़ा आइसबर्ग जिसे पिघलने में 10 साल से भी ज्यादा का समय लगता उसे उन लोगों ने 6 घंटे में पिघला दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी दुनिया में सी लेवल 100 मीटर से ज्यादा बढ़ जाएगा और हवा में कार्बन फैल जाएगा। मतलब पूरी दुनिया डूब जाएगी और इंसान घुट घुट कर मर जाएंगे। मतलब एक्वा काइंड पहले ही ये जंग जीत चुकी है। एक और मीटिंग के दौरान टाइड कहता है हमसे पहले तो तुम लोगों ने ही बर्फ पिघलाना शुरू कर दिया था। तुम्हारी वजह से अंडर वाटर हीट वेव शुरू हुई जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए हम तुम्हें वही लौटा रहे हैं जो तुम्हारा है। वो सबको धमकी देता है कि तुम सबके पास 5 साल है, उसके बाद सारी पानी को फ्री कर दिया जाएगा। वो साफ साफ कह देता है हमारे गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने कचरा फैलाया, अब हम तुम सबको कचरे की तरह साफ करेंगे। किसी के पास कुछ बोलने को नहीं था। हैना कहती है 5 साल में तो एक नदी भी साफ नहीं होती, पूरी दुनिया कैसे होगी। अगली सुबह बार्कले अपनी एक्स-वाइफ और अपनी बेटी से मिलने आता है। कर्बी एक सोल्जर से हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये देखकर बार्कले बारबरा से कहता है हम दोनों की मुलाकात भी वैसे ही हुई थी। बारबरा पूछती है क्या हम सब डूब जाएंगे। बार्कले कहता है मुझे नहीं पता। बारबरा कहती है तुम तो उनके दोस्त हो, तुम्हें तो कुछ पता होना चाहिए था। वो कहती है उसे पता चला है कि बार्कले को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ रखा जाएगा शायद पूरी जिंदगी के लिए, पर वो उसे कह देती है कि तुम हमसे मिलने कभी भी आ सकते हो। वो उसे पूछती है क्या उसे उस मछली से प्यार हो गया है। बार्कले बोलता है काश मैं उसकी आवाज सुन पाता। वो आगे बताता है कि कुछ लड़के हैं जो उसके साथ हैं। उन लोगों ने उसे एक डिवाइस दिया है जिससे वो कैमरे को फ्रीज कर सकते हैं। इसी का फायदा उठाकर वो हर रात बाहर निकलता है और ड्राइव करके समुद्र किनारे जाता है क्योंकि उसे लगता है सॉल्ट उसे बुला रही है। पानी के अंदर जाकर वो हर रात सॉल्ट को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन आज तक उसे सॉल्ट की आवाज सुनाई नहीं दी। ये कहते हुए वो रोने लगता है और तब उसके परिवार वाले उसे गले लगाते हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसकी खबर जनरल ऑस्कर और डोमिनिक को है और उन्हें बताने वाला वही सोल्जर था जो बार्कले की मदद करता है। ऑस्कर को लगता है कि शायद सॉल्ट हमेशा के लिए चली गई है। डोमिनिक कहती है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट सोनिक डिवाइस यूज कर रही हो होमो एक्वा को रोकने के लिए, शायद इसी वजह से सॉल्ट बार्कले की बात सुन नहीं पा रही। अगली सुबह केट प्राइम मिनिस्टर से मिलने आती है और उनसे सेवरेंस के बारे में पूछती है आखिर यह है क्या। कीथ के मैसेज में बार बार ये वर्ड सुनने को मिला था और फिर अचानक उसकी मौत हो गई। प्राइम मिनिस्टर अपना मुंह छुपाते हुए कहते हैं मुझे उसके मरने का दुख है। केट उनसे कहती है नाटक बंद करिए,
करिए और साफ साफ बताइए सेवरेंस क्या है। प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बताते। केट प्राइम मिनिस्टर को घबराते हुए देखकर कहती है, अगर आपको मेरी जरूरत है तो मुझे बताइए। डर कर कोई भी गलत फैसला ले सकता है, इसलिए अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो मुझे बताइए। पर प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोलते हैं। केट जाने लगती है, मगर जाने से पहले वो कह देती है, मुझे पता है 6 महीने में आपकी जगह कोई और आ जाएगा, लेकिन मैं यहीं रहूंगी और मैं वादा करती हूँ कि आपके जाने के बाद मैं सब कुछ सही करने की कोशिश करूंगी। प्राइम मिनिस्टर घबरा कर अपनी टीम को मैसेज भेजता है, जिसकी जानकारी उस सोल्जर को भी मिल जाती है। वही सोल्जर बार्कले को खाना देने के लिए आता है। बार्कले खाने को स्कैन करके खाने लगता है। सोल्जर बाहर आकर कॉरिडोर वाले सिक्योरिटी कैमरा को जाम कर देता है और भाग जाता है। इसके बाद तुरंत वहां कुछ लोग पहुंचते हैं। वो उस जगह को आइसोलेट करते हैं। बेहोश बार्कले के शरीर में एक दवाई इंजेक्ट करते हैं। उसके हाथ से एक ग्लास पर फिंगरप्रिंट लेते हैं, फिर उसके चेहरे से फोन अनलॉक कर लेते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बार्कले को होश आता है। वो हर रात की तरह ड्राइव करते हुए समुद्र किनारे जाता है और पानी के अंदर सॉल्ट को आवाज लगाता है। सुबह तक वो इंतजार करता रहता है और तभी उसे सॉल्ट नजर आती है। बार्कले उसे किस करता है और कहता है, मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। सॉल्ट उसे समझाती है, तुम्हारी सभ्यता खत्म हो रही है। बार्कले कहता है, मैं क्या करूं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन तुमने मुझे स्पेशल बनाया। सॉल्ट उसे समझाती है, तुम्हें वापस जाना होगा। मीटिंग में एक्वा काइंड के पास जाकर एकॉर्ड के बारे में बात करो। वो पूछता है, आखिर एकॉर्ड है क्या? सॉल्ट कहती है, अगर इंसान जान गए ये क्या है तो सब तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों से मदद लो जिन पर तुम भरोसा करते हो, तभी हम बच पाएंगे। ये कहकर वो चली जाती है। बार्कले एकॉर्ड के बारे में यूनिट टीम को बता देता है। हैना बताती है कि एकॉर्ड का मतलब होता है किसी को इंपॉर्टेंस देना, एक दूसरे के साथ खुशी से रहना। स्टीव सबको बताता है कि अगर इसके बारे में बाकियों को पता चला तो वो हमें रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए अगर सिग्नल भेजना है तो हमें एकॉर्ड को सिग्नल में इस तरह छुपाकर भेजना होगा ताकि हमारा काम बन जाए और एक्वा काइंड को मैसेज भी मिल जाए। शर्ली पूछती है, उसके बाद क्या? ये तो बहुत रिस्की काम है, अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो? बार्कले बोलता है, हमारा काम ही है दुनिया को बचाना, भले ही उसके लिए हमें गवर्नमेंट से ही लड़ना पड़े। ये सुनकर केट कहती है, एक नॉर्मल क्लर्क आज ये बातें कर रहा है। बार्कले बोलता है, याद करो मैं बस यहाँ बाय मिस्टेक आया हूँ। केट डरती है कि अगर वो सब पकड़े गए तो ट्रीजन के आरोप में उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, मगर सब रिस्क लेने को तैयार थे। कुछ समय बाद स्टीव एकॉर्ड शब्द को मैसेज में छुपा देता है जिसे समुद्र में ट्रांसमिट किया जाना था। हैना ट्रांसमिशन स्टार्ट करती है और अब बस उन्हें इंतजार करना था। बहुत समय हो जाता है लेकिन अभी तक उन्हें पता नहीं चलता कि मैसेज भेजने का नतीजा क्या हुआ। केट सोचती है कि जरूर वो लोग डर गए होंगे। इधर ड्रैगोनेरा आइलैंड में समुद्र के पास बहुत सारे होमो एक्वाज मरे हुए नजर आते हैं। कई और जगहों पर उन लोगों की डेड बॉडीज मिलती है। न्यूज कवरेज से पता चलता है कि होमो एक्वाज अब मर रहे हैं। दुनिया के हर कोने में उनकी बॉडीज पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही है। बार्कले सॉल्ट के लिए फिक्र करता है। केट डॉक्टर से मिलने आती है जो बताती है, इन बॉडीज में वायरल इन्फेक्शन हुआ है, इनके गिल्स ब्लॉक हो गए हैं और इन लोगों ने अपना स्केल शेडिंग भी बंद कर दिया था। डॉक्टर बताती है कि ये सब एक्वा काइंड के साथ हुआ है। केट पूछती है, क्या हम इंसान सेफ हैं? डॉक्टर कहती है, हम लोग सेफ हैं। एनालाइज करने पर पता चला कि ये वायरस फैलने के बाद का स्टेज है, मतलब साफ है कि किसी ने जानबूझकर वायरस फैलाया है। केट समझ जाती है कि ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी है, ये इंसानों ने किया है और ये वायरस कुछ और नहीं बल्कि सेवरेंस है, जिसके बारे में वो लोग बार बार सुनते आ रहे थे। स्टीव बताता है कि गहराई से एक सिग्नल आ रही है, शायद ये SOS सिग्नल है। बार्कले को तुरंत मीटिंग के लिए चलने को कहा जाता है, मगर वो बोलता है सब कुछ तो खत्म हो गया। हैना बताती है होमो एम्फीबियन के साथ मीटिंग करनी है। ये सुनते ही बार्कले तुरंत मीटिंग के लिए आता है। केट उसे कहती है, ये वायरस फैलाया गया था, मगर हमारे पास प्रूफ नहीं है कि ये किसने किया। मीटिंग के लिए सॉल्ट पहुंचती है। उसे देखकर बार्कले खुश होता है। सॉल्ट रोते हुए कहती है, जंग खत्म हो चुकी है, इंसानों ने जंग जीत ली है, हम हार गए हैं। वो बताती है वायरस आग की तरह फैला और सब खत्म हो गया। वो जानती है कि वायरस इंसानों ने फैलाया है और जिसने भी किया वो लोग इसी कमरे में मौजूद हैं। सॉल्ट कहती है, मुझे पता है तुम सभी लोग हमारी टेक्नोलॉजी के पीछे हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी समुद्र के उस हिस्से में है जहाँ तुम सब कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। जिन्होंने ये किया है उनसे बदला लिया जाएगा। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर और डोमिनिक की हालत खराब होने लगती है। बार्कले पूछता है, पर एकॉर्ड का क्या? सॉल्ट कहती है, वो अब नहीं होगा। बार्कले पूछता है, वैसे भी
वो था क्या। सॉल्ट बताती है वो एक तरीका था जिससे हम दो स्पीशीज मिलकर रह सकते थे, सेलिब्रेट कर सकते थे, जो अब कभी नहीं होने वाला। स्पीच पढ़ते हुए बार्कले उन्हें बताता है कि इंसानों की तरफ से उन्हें रहने के लिए समुद्र में एक जगह दी जाएगी जो 12 किलोमीटर गहरी है। वो कहता है हम सब तुम्हें बचाएंगे और इस तरह हमारे बीच का रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, हम सब दोस्त बन सकते हैं। सॉल्ट इस ऑफर को मान लेती है, मगर वो इंसानों का असली चेहरा दिखाती है। वो कहती है क्यों ना तुम इस जगह का नाम हंटिंग ग्राउंड रख दो, मुझे पता है कि तुम हमें वहाँ पर शांति से रहने दोगे नहीं, हमारा शिकार करोगे। ये जंग यहीं खत्म होती है। वो जाने लगती है। बार्कले करीब जाकर उसे पूछता है क्या हम फिर से मिलेंगे, मगर सॉल्ट बिना कुछ कहे चली जाती है। केट सोचती है कि जंग जीतने पर सेलिब्रेट किया जाए या शर्मिंदगी से मर जाया जाए। तभी अचानक एक बड़ा सा टैंक जिसमें पानी भरा हुआ था उसका ग्लास टूटने लगता है। डर के मारे सभी लोग भागने लगते हैं। बार्कले चुपचाप टैंक के सामने खड़ा रहता है। हैना उसे वहां से ले जाती है। एक रिपोर्टर आती और पूछती है क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। बार्कले बोलता है दुनिया को बता दो हम जीत गए। तभी टैंक फट जाता है। कुछ समय के बाद केट को बार्कले के डॉक्टर का फोन आता है। वो कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर केट हैरान होती है। केट बार्कले से मिलती है और उसे डॉक्टर की रिपोर्ट बताती है। बार्कले अपने परिवार वालों को फोन करता है और उन्हें भी कुछ बताता है जिससे बारबरा और करबी रोने लगते हैं। बार्कले समुद्र में जाता है और सॉल्ट को आवाज लगाता है। सॉल्ट उससे मिलने आती है और उसे चूमती है। केट ये देखकर मुस्कुराती है। दरअसल बार्कले के गले में मछली की तरह गिल्स निकल आई थी, मतलब अब बार्कले सॉल्ट के साथ रह सकता है। इसके बाद दोनों तैरते हुए समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं। लौटते हुए केट देखती है कि एक आदमी जॉगिंग करते हुए यूं ही एक बोतल फेंक देता है। केट उसे टोकती है, कहती है उसे उठाओ। वो आदमी बहस करने लगता है और कहता है अब क्या फायदा, हमने तो जंग जीत ली है। केट अपनी बंदूक निकाल लेती है और उसे बोलती है बोतल उठाओ। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसा लगा आज का